स्वागत है दोस्तों आपका अपनी YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। देखो, सालों तक ना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने के बाद जब भी मैं किसी सरकारी इमरजेंसी सिस्टम के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही थकी हुई छवि बनती है। बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं। हाँ, मतलब वही जंग खाती हुई गाड़ियाँ और फोन पर बजता हुआ लंबा होल्ड म्यूजिक, एक ऐसा लाल फीताशाही वाला सिस्टम जो हमेशा तब पहुंचता है जब सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका होता है। मेरा मानना हमेशा से यही रहा है कि सरकारी मशीनरी तेजी से काम कर ही नहीं सकती। देखो, मैं मानती हूँ कि ये शक कहाँ से आता है, लेकिन आज जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स और जो डेटा, जो सिस्टम का कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आया है ना, उसने मुझे हिला के रख दिया है। अच्छा, ऐसा क्या है इस डेटा में? ये पूरी पुरानी धारणा को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। ये कोई आम जानकारी नहीं है। हम यूपी की इमरजेंसी सर्विसेज के एक ऐसे विशाल और डिजिटल नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो हर सेकंड, बिल्कुल अभी इस वक्त भी बैकग्राउंड में काम कर रहा है। मैं थोड़ा अभी भी शक में हूँ। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे हैरानी की बात यह है कि आम जनता को इस तंत्र की असली ताकत और इसकी स्पीड का अंदाजा तक नहीं है। ये एकदम अलग लेवल पर चल रहा है। ठीक है, तो आज हमारा मिशन इसी सिस्टम की हकीकत को समझना है। बिना किसी लाग लपेट के हम इन ऑफिशियल रिपोर्ट्स के डेटा की चीर फाड़ करेंगे। तो सबसे पहले उस पुराने भ्रम के जाल से शुरू करते हैं। हाँ, पुराना सिस्टम बहुत बिखरा हुआ था। सही बात है। मुझे याद है कुछ साल पहले तक एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता था। पुलिस चाहिए तो 100 मिलाओ, आग लगे तो 101 ढूंढो और एम्बुलेंस के लिए 102 पे फोन करो। एक आम इंसान जो पहले से ही पैनिक में है, वो उस वक्त क्या याद रखेगा? एकदम सही कहा तुमने। वो एक पूरी तरह से बिखरा हुआ सिस्टम था। हर नंबर ना एक अलग द्वीप की तरह काम करता था। अगर किसी रोड एक्सीडेंट में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों की जरूरत है तो कॉलर को 2 अलग-अलग जगह कॉल करनी पड़ती थी। इससे सिर्फ भ्रम और देरी पैदा होती थी। और देरी मतलब जान का खतरा? बिल्कुल। फिर 2005 में 108 की शुरुआत हुई। यह पहली बार था जब पुलिस, फायर और मेडिकल को एक साथ जोड़ने का एक बेसिक प्रयास किया गया था। अच्छा। लेकिन जो आज वर्तमान में हमारे सामने है वो उससे कई गुना आगे की चीज है। वो है ERSS 112, यानी वन इंडिया वन इमरजेंसी नंबर। ओके, चलो इसको थोड़ा समझते हैं। कागजों पर सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पहले इतने सारे नंबर्स थे, अब उस पूरे लोड को उठाकर सिर्फ एक नंबर 112 पर डाल दिया गया है। क्या सिर्फ नंबर बदल देने से जमीनी हकीकत बदल जाएगी? यहीं पर लोग गलती करते हैं समझने में। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि अलग अलग गंभीर बीमारियों के लिए डॉक्टर हर मरीज को एक ही रंग की गोली थमा दे, अंदर का इंजन तो वही पुराना है। यहीं पर सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। ये लगता है कि 112 सिर्फ एक कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस होगी। हाँ, वही तो लगता है, एक स्विच बोर्ड जैसा। लेकिन नहीं, डेटा कुछ और ही चीख चीख कर कह रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम एक सरकारी दफ्तर में? हाँ, हर एक सर्विस अब तकनीकी रूप से एक ही छत के नीचे आ गई है। ये एक ट्रियाज सेंटर की तरह काम करता है और इस सिस्टम के अंदर की जो असली ताकत और स्पीड है वो किसी के भी होश उड़ा सकती है। ताकत? एक सरकारी सिस्टम में? देखो, मैं हवाई बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे सीधे इसके आंकड़े बताओ, डेटा क्या कहता है? ठीक है, तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स पर आते हैं। ध्यान से सुनना इसे। चाहे कोई शहर के बीचों बीच हो या यूपी के किसी दूर दराज गांव में, यूपी 112 का जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम रिकॉर्ड किया गया है वो महज 7 मिनट है। रुको, इसे देखो, 7 मिनट। यूपी जैसे इतने विशाल और घनी आबादी वाले राज्य में जहां ट्रैफिक का हाल सबको पता है, ये फिजिकली कैसे संभव है? ये संभव इसलिए है क्योंकि इस फ्लीट में 6278 से ज्यादा वाहन हर वक्त सड़कों पर तैनात रहते हैं। बाप रे, इतनी गाड़ियां! हाँ, इनमें 4000 से ज्यादा गाड़ियां और 2000 बाइक्स शामिल हैं, ताकि पतली गलियों में भी पहुंचा जा सके। और उससे भी बड़ी बात, 88% मामलों का निपटारा PRV यानी पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल की टीम द्वारा मौके पर ही कर दिया जाता है। मतलब उन्हें थाने आने की नौबत ही नहीं आती? बिल्कुल नहीं, वहीं पर सब सॉल्व हो जाता है। हर दिन 80,000 से लेकर 1 लाख कॉल्स इस सिस्टम में हिट होती हैं। 1 लाख कॉल्स रोजाना? हाँ, और इन कॉल्स को संभालने के लिए 825 कम्युनिकेशन ऑफिसर 24 घंटे
3 शिफ्ट में लगातार काम कर रहे हैं। ये कोई मामूली कंट्रोल रूम नहीं लग रहा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध स्तर का वॉर रूम चल रहा हो। लेकिन फिर भी एक कॉल आने से लेकर गाड़ी के डिस्पैच होने तक का प्रोसेस बहुत लंबा होता होगा। इंसान सुनेगा, फिर एड्रेस टाइप करेगा, फिर रेडियो पर बताएगा। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इंसान अब इस चेन का सबसे अहम हिस्सा नहीं है। क्या मतलब? इंसान नहीं है तो कौन डिस्पैच कर रहा है? यहाँ आता है असली 90 सेकंड का टेक मैजिक। जब कोई कॉल करता है तो वो सीधे लखनऊ मुख्यालय या रीजनल कंट्रोल सेंटर जैसे गाजियाबाद या प्रयागराज पहुंचती है। और महज 90 सेकंड के अंदर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपना काम कर देता है। रुको, इसे देखो, 90 सेकंड में एआई की डिस्पैच। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यूपी पुलिस में इतना एडवांस रियल टाइम ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिप्लॉयमेंट चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है और लोग जानते ही नहीं है। पर एआई ये करता कैसे? एक कॉल को गाड़ी तक कैसे पहुंचाता है बिना इंसान के? देखो, ये सिस्टम सिर्फ एक नक्शे या मैप को नहीं देख रहा। एआई लगातार हर एक पीआरवी गाड़ी के जीपीएस को मॉनिटर करता है, ट्रैफिक की स्थिति देखता है और बिना किसी इंसानी देरी के, यानी बिना किसी डिस्पैचर के बोले, सीधे सबसे नजदीकी पीआरवी के अंदर लगे एमडीटी पर एक ऑटोमेटिक मैसेज पिंग कर देता है। जी मतलब? मोबाइल डेटा टर्मिनल, जो गाड़ियों में लगा होता है। एआई ने इंसान को कंप्लीटली बाईपास कर दिया है ताकि स्पीड बढ़ सके। वाह, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। हाँ, जैसे ही मैसेज मिलता है, एमडीटी के जरिए गाड़ी की लाइव लोकेशन और घटनास्थल की रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला डेटा है। मतलब सिस्टम सच में इतना तेज है जितना कागज पर लिखा है। यहाँ जो सबसे हैरानंगेज बात है वो ये है कि इस तकनीक का जाल सिर्फ कॉल्स तक सीमित नहीं है। और क्या है इसमें? अगर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही तो मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट मौजूद है। कोई भी व्यक्ति सीधे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी है इनका? हाँ बिल्कुल, नंबर है 75700000100, या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी सीधे इस वॉर रूम से जुड़ सकते हैं। ओके, समझ गया। कॉलिंग है, व्हाट्सएप है, एआई डिस्पैच है, लेकिन एक सिनेरियो सोचते हैं। कैसा सिनेरियो? मान लो अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में फंस गया है जहां वो बोल ही नहीं सकता, उसके पास फोन निकालकर नंबर डायल करने का या व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करने का 1 सेकंड का भी वक्त नहीं है। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है। तो ऐसी स्थिति में ये 90 सेकंड का एआई और ये सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम तो बेकार हो गया ना। अगर कॉल ही नहीं जाएगी तो गाड़ी कैसे आएगी? वहीं पर एंट्री होती है एक ऐसी तकनीक की जो सीधे आम आदमी के हाथ में दी गई है। 112 इंडिया ऐप। एक इमरजेंसी में ऐप ओपन करना तो और मुश्किल है। नहीं, ये सिर्फ एक आम ऐप नहीं है। ये किसी भी इंसान की जेब में छिपा हुआ एक साइलेंट वेपन है, एक पावर हाउस है। इसमें एक फीचर है जिसे शेक टू एक्टिवेट कहते हैं। शेक टू एक्टिवेट, इसका क्या मैकेनिज्म है? मतलब सिर्फ फोन को हिलाना है? जी हाँ, ये एक डिजिटल ट्रिप वायर की तरह काम करता है। अगर कोई व्यक्ति खतरे में है और उसके पास स्क्रीन देखने का वक्त नहीं है तो उसको बस अपने स्मार्टफोन को जोर से हिलाना है। बस हिलाने से अलर्ट चला जाएगा? हाँ, फोन का जायरोस्कोप उस मोशन को डिटेक्ट करके तुरंत एक साइलेंट अलर्ट चालू कर देगा। फोन की स्क्रीन लॉक होने के बावजूद वो कंट्रोल रूम के लिए एक सीधा पाइपलाइन खोल देगा। अच्छा, और कोई तरीका है बिना ऐप खोले? बिल्कुल। अगर कोई फोन के पावर बटन को लगातार 3 बार दबाता है तो वो भी एक इंस्टेंट पैनिक कॉल जनरेट करता है। और ऐप के अंदर एक सीधा SOS बटन है जो एक टैप से वॉर रूम को अलर्ट भेजता है। ये तो सच में किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म के गैजेट जैसा साउंड कर रहा है। मतलब अगर कोई ऐसी डार्क सिटी में है जहां आवाज निकालना खतरनाक हो सकता है तो उसका फोन खुद ब खुद एक खामोश चीख, एक साइलेंट स्क्रीम लखनऊ के उस कंट्रोल रूम तक पहुंचा देगा। एकदम सही कहा। और उस खामोश चीख के साथ एक सबसे जरूरी चीज जाती है। वो क्या? लाइव लोकेशन। इस ऐप में बैकग्राउंड लोकेशन शेयरिंग का फीचर है। अगर खतरे में फंसा व्यक्ति लगातार मूव कर रहा है, जैसे किसी गाड़ी में, तब भी पुलिस के सिस्टम पर उसकी सटीक जगह का रियल टाइम डेटा अपडेट होता रहता है। ये तो बहुत एडवांस है। और सुनो, ये सिर्फ पुलिस तक नहीं रोकता। इसमें आम लोग अपने 3 ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स यानी भरोसेमंद लोगों के नंबर जोड़ सकते हैं। जो परिवार वाले हो सकते हैं? हाँ, जैसे ही SOS ट्रिगर होगा, कंट्रोल रूम के साथ साथ उन तीनों परिजनों को भी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ तुरंत SMS अलर्ट मिल जाएगा। ये टेक तो वाकई एक इनविजिबल सेफ्टी नेट है। लेकिन 1 मिनट रुकते हैं। मेरी शंका इस तकनीक की स्पीड को लेकर नहीं है।
तो फिर किस चीज को लेकर है? बल्कि इस बात को लेकर है कि क्या आम जनता इस सिस्टम की बारीकियों को समझती है। जी। देखिए, क्राइम के लिए या रोड एक्सीडेंट के लिए 112 समझ आ गया, लेकिन जब बात जिंदगी और मौत के उस पतले धागे की होती है, मेरा मतलब है मेडिकल इमरजेंसी, तो वहां अभी भी एक बहुत बड़ा जानलेवा कंफ्यूजन है लोगों में। तुम बात कर रहे हो 108 और 102 नंबर्स के बीच के कंफ्यूजन की। राइट। बिल्कुल, खासकर 108 और 102 नंबर्स के बीच। अगर सिस्टम इतना एडवांस है तो ये दो अलग नंबर्स क्यों चल रहे हैं मेडिकल के लिए? तुमने एक बहुत ही संवेदनशील और क्रिटिकल सवाल उठाया है, और यही वो जगह है जहां पब्लिक अवेयरनेस का ना होना फेटल साबित हो सकता है। ये दोनों मेडिकल नंबर्स हैं, लेकिन दोनों का डीएनए बिल्कुल अलग है। थोड़ा और खोलकर बताओ इसको। पहले बात करते हैं 108 की। ये गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, या कोई भयानक सड़क दुर्घटना हो गई हो जहां बहुत खून बह रहा हो। मतलब जहां तुरंत इलाज चाहिए। हाँ, 108 एक रैपिड रिस्पांस और ALS यानी एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सेवा है। इसे तब कॉल किया जाता है जब हर एक सेकंड उस इंसान की जान बचाने के लिए कीमती हो। ये एक तरह का मिनी ICU ऑन व्हील्स होता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी हो जाती है। डरावनी कैसे? जरा इस सिनेरियो को सोचो। एक परिवार है, किसी के पिता को अचानक हार्ट अटैक आता है, घर में पैनिक का माहौल है, और उन लोगों को इस बारीक फर्क का पता ही नहीं है, जो कि आमतौर पर होता है। वो घबराहट में 108 की जगह 102 डायल कर देते हैं। तो क्या होगा? क्या उस सिस्टम की सारी तेजी और AI धरी की धरी नहीं रह जाएगी? एक छोटी सी गलती से जान जा सकती है उस इंसान की। बिल्कुल जा सकती है, और ये एक बहुत कड़वा सच है, क्योंकि 102 का मैकेनिज्म और मकसद 108 से बिल्कुल विपरीत है। विपरीत कैसे? वो भी तो एम्बुलेंस ही है ना। नहीं, 102 कोई रैपिड रिस्पांस एम्बुलेंस नहीं है। ये एक पूर्व निर्धारित यानी शेड्यूल्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस है। इसे BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है फिर? इसका मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ मातृत्व एवं शिशु देखभाल से जुड़ा है। सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके तहत गर्भवती महिलाओं को आराम से डिलीवरी के वक्त अस्पताल ले जाना या वहां से सुरक्षित घर छोड़ना इसका काम है। अच्छा, समझ गया। मतलब 102 उस समय के लिए है जब आपके पास वक्त है, और 108 तब जब समय हाथ से निकल रहा हो। एग्जैक्टली। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और उसने गलती से 102 पर कॉल कर दिया, तो वो परिवार उस गोल्डन आवर का सबसे कीमती समय एक ऐसी एम्बुलेंस का इंतजार करने में बर्बाद कर देगा जो मैटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए बनी है, किसी की क्रिटिकल जान बचाने के लिए नहीं। बाप रे, ये तो किसी को पता ही नहीं होता। यही कारण है कि इस इमरजेंसी मैट्रिक्स को समझना हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। सिस्टम फेल नहीं हो रहा, हमारी जागरूकता कम है। ये हकीकत वाकई परेशान करने वाली है। एक गलत नंबर और पूरा खेल खत्म। खैर, अब तक हमने सड़क पर सुरक्षा और मेडिकल इमरजेंसी की बात की। इन सभी में पुलिस या एम्बुलेंस एक सिरेन बजाते हुए मौके पर पहुंचती है। लेकिन मेरा एक और सवाल है। पूछो। क्या हर खतरा सड़क पर होता है? एक बहुत बड़ा खतरा वो है जो बंद दरवाजों के पीछे पनपता है, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर साइबर बुलिंग जैसी चीजें। ये बहुत डार्क रियलिटी है। अगर किसी के घर में अब्यूजर मौजूद है और वो 112 डायल कर दे, तो पुलिस का सायरन तो उसके लिए एक डेथ सेंटेंस, एक मौत के फरमान जैसा होगा ना। वहां ये इंटीग्रेटेड सिस्टम तो पूरी तरह फेल हो जाएगा। यही वजह है कि इस मैट्रिक्स में एक अदृश्य ढाल, एक इनविजिबल शील्ड बनाई गई है। महिला सुरक्षा इकोसिस्टम इस बात को समझता है कि हर जगह सायरन नहीं बजाया जा सकता, इसलिए बनाया गया है एक 090 यानी वुमेन पावर लाइन। ये वुमेन पावर लाइन दूसरे नंबर से अलग कैसे है? इसका फोकस ईव टीजिंग, पीछा करना और साइबर बुलिंग जैसी घटनाओं पर है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी सीक्रेसी है। इसमें पहचान पूरी तरह से गुप्त यानी अनोनिमस रखी जाती है। गुप्त? देखो, माफ करना, पर आमतौर पर लोगों में ये डर होता है कि अगर कंप्लेन की तो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। यही सबसे बड़ा डर है समाज में। तो ये अनोनिमिटी हम सिर्फ कागजों पर है या असल में भी काम करती है? लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं। ये स्ट्रिक्टली असल में काम करती है। ऑफिशियल प्रोटोकॉल के मुताबिक 1090 में कंप्लेंट करने वाली पीड़ित महिला को कभी भी किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता। एक बार भी नहीं? नहीं, सब कुछ फोन पर हैंडल होता है। पावर लाइन के ट्रेन्ड कर्मी समस्या सुलझने तक लगातार उस महिला के सीधे संपर्क में रहते हैं,
बिना किसी को भनक लगे। ये तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर वो खतरा डिजिटल नहीं बल्कि फिजिकल हो, अगर उस वक्त बंद दरवाजे के पीछे कोई घरेलू हिंसा हो रही हो जहां तुरंत रेस्क्यू चाहिए, वहां तो पुलिस स्टेशन का डर नहीं, वहां तो तुरंत फिजिकल सेफ्टी चाहिए। तब 181 यानी महिला हेल्पलाइन एक्टिव होती है। ये 2400 घंटे आपातकालीन रेस्क्यू है। पर ये सिर्फ रेस्क्यू करके सड़क पर नहीं छोड़ देती। ये सिस्टम महिला को वन स्टॉप सेंटर यानी OSC नाम की एक सुरक्षित जगह से जोड़ता है। OSC में क्या होता है? OSC में संकटग्रस्त महिलाओं को 5 दिन का एकदम सुरक्षित अस्थायी आश्रय मिलता है, जहां खाना और कपड़े मुहैया कराए जाते हैं। 5 दिन तक? हाँ, और वहीं पर चोटों का तुरंत मेडिकल इलाज होता है, मुफ्त कानूनी सलाह मिलती है, बिना पुलिस स्टेशन गए FIR दर्ज कराने में मदद की जाती है, और सबसे बड़ी बात, ट्रॉमा से उभरने के लिए साइकोसोशल काउंसलिंग भी वहीं दी जाती है। ये सच में एक पूरा रिहैबिलिटेशन का ढांचा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें आजकल, तो एक अलग ही आतंक मचा हुआ है। तुम फाइनेंशियल स्कैम्स की बात कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, हर किसी के फोन पर स्पैम लिंक्स आते हैं। एक गलत क्लिक और जिंदगी भर की कमाई बैंक अकाउंट से मिनटों में गायब हो जाती है। वहां कौन सा AI बचा रहा है हमें? वहां एक अलग मैकेनिज्म काम करता है। नंबर है 1930। ये डिजिटल इमरजेंसी हेल्पलाइन है और इसका पूरा डिजाइन टाइम सेंसिटिव है। इसमें त्वरित एक्शन यानी इमीडिएट फ्रीज का प्रोटोकॉल है। इमीडिएट फ्रीज? ये डिजिटल ट्रेल में कैसे काम करता है? होता क्या है, जब फ्रॉड होता है तो पैसा तुरंत स्कैमर के फाइनल अकाउंट पे नहीं जाता, वो कुछ डिजिटल गेटवे से होकर गुजरता है। जैसे ही किसी के अकाउंट से पैसा कटता है, अगर वो बिना पैनिक किए तुरंत 1930 पर कॉल कर दे, तो सिस्टम उस डिजिटल ट्रेल को ट्रैक करके ठगी गई रकम को बीच रास्ते में ही होल्ड या फ्रीज कर देता है। मतलब स्कैमर तक पैसा पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाता है? हाँ, पैसा स्कैमर तक पहुंचने से पहले ही फ्रीज हो जाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इन तीनों चीजों को देखें, 1090 में पीड़िता को पुलिस थाने नहीं जाना पड़ता, 181 से सीधे सेफ हाउस मिलता है, और 1930 पर तुरंत कॉल करने से बैंक का पैसा बीच डिजिटल रास्ते में फ्रीज हो जाता है। ये सिस्टम सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ये तो सीधे अपराधियों के काम करने के तरीके, उनके कोर मॉडल पर ही सीधा हमला कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, हजारों लोग बैठे हैं इसको चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जागरूकता ना होने के कारण आज भी कितने ही लोग चुपचाप डिजिटल ठगी का या घरेलू उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। सच में बहुत ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। अगर उन्हें सिर्फ इन नंबर्स की सही ताकत पता हो तो कहानी कुछ और ही होती। सिस्टम है पर लोग उसका यूज नहीं कर रहे। खैर, ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर के क्राइसिस की बात, एक इंसान, एक इमरजेंसी। लेकिन जहां मेरी पत्रकारिता का तजुर्बा मुझे फिर से शक करने पर मजबूर करता है, वो है मैक्रो क्राइसिस। मैक्रो क्राइसिस यानी बड़ी आपदाएं। हाँ, जब कोई ऐसी विशाल राष्ट्रीय आपदा आती है, मान लीजिए एक भयानक चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गई, या किसी बड़े भूकंप से पूरी की पूरी बहुमंजिला इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं, तब वहां आपका ये 7 मिनट और 90 सेकंड वाला डिजिटल AI ऐप सिस्टम थोड़ी ना काम आएगा। बिल्कुल नहीं, वहां ऐप नहीं काम करता। तब हमें भारी मशीनरी और एक अलग लेवल का फिजिकल ऑपरेशन चाहिए होता है। वहां सरकार क्या कर रही है? इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलें तो रियल वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? वहां डिजिटल ऐप नहीं, वहां देश का सबसे विशाल और ताकतवर फिजिकल ढांचा जमीन पर उतरता है। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इस मैक्रो क्राइसिस को हैंडल करने के लिए जो फ्रेमवर्क है वो बहुत सटीक है। इसके सबसे ऊपर बैठती है NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये NDMA का क्या रोल है? ये 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बनी हुई एपेक्स बॉडी है। इसका वजूद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा तुम इस बात से लगाओ कि इसके अध्यक्ष खुद भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसके हेड हैं। लेकिन NDMA को एग्जैक्टली जमीनी काम क्या है? NDMA जमीन पर नहीं उतरती, ये दिमाग है। ये बॉडी पॉलिसीज बनाती है और कैपेसिटी बिल्डिंग करती है। चाहे आने वाले चक्रवात से निपटना हो, हीट वेव्स का प्रबंधन हो, या आज के वक्त में किसी साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले बड़े हमले की सुरक्षा हो, उस सबका मास्टर प्लान NDMA ही तैयार करती है। ओके, समझ गया। दिमाग NDMA है, लेकिन जब सच में कोई बिल्डिंग गिरती है तो पॉलिसीज मलबा नहीं हटाती।
जमीन पर वो कंक्रीट कौन काट रहा है, वहां लोगों को कौन बचा रहा है? जमीन पर उतरते हैं इस देश के आपदा के अंतिम रक्षक NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इनका मोटो ही है सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। 2006 में स्थापित ये फोर्स पूरे विश्व का सबसे बड़ा समर्पित डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। विश्व का सबसे बड़ा? हमारी फोर्स विश्व में सबसे बड़ी है डिजास्टर रिस्पांस के लिए? हाँ, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में 12 सबसे संवेदनशील स्थानों पर इनकी 16 बटालियन लगातार तैनात रहती हैं। इसमें लगभग 13,000 विशिष्ट जवान हैं। 13,000 ट्रेंड जवान? और ये कोई आम फोर्स नहीं है। इन जवानों को BSF, CRPF, CISF, ITBP और असम राइफल्स जैसी फोर्सेस से चुनकर लाया जाता है और फिर आपातकाल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब फौजेस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को यहाँ लाते हैं। हाँ, इनके इम्पैक्ट का डेटा सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अब तक इन जवानों ने अपनी जान पर खेलकर 1,33,192 से अधिक लोगों की जान बचाई है। 1,33,192। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम ध्यान से सोचें तो ये 1,33,000 पूरे के पूरे परिवार हैं जो आज सिर्फ इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि किसी ने जमीन पर उतरकर काम किया। लेकिन इनका मैकेनिज्म क्या है? जब कोई ऐसी भयानक स्थिति बनती है, जैसे कोई इमारत गिर गई, तो ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? इनका प्रोटोकॉल बहुत ही स्ट्रिक्ट और रैपिड है, खासकर CSSR ऑपरेशंस के लिए। CSSR क्या होता है? CSSR यानी कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। जब इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है ना, अर्थक्वेक या किसी और वजह से, इसका रैपिड डिप्लॉयमेंट साइकिल 3-4 चरणों में काम करता है। पहला चरण क्या है? पहला चरण है तैयारी। NDRF की बटालियन 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहती है। उनके K9 डॉग स्क्वाड, एडवांस्ड मेडिकल किट और भारी कंक्रीट को मक्खन की तरह काटने वाले उपकरण हमेशा स्टैंड बाय पर रहते हैं। ठीक है, ये तो हुई तैयारी की बात। ठीक है, स्टैंड बाय पर रहना अलग बात है, लेकिन जब एक्चुअल आदेश मिलता है, दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है मोबिलाइजेशन, और इसकी स्पीड तुम्हें हैरान कर देगी। मुख्यालय से आदेश मिलने के मात्र 30 मिनट के भीतर पूरी की पूरी टीम अपने सारे भारी उपकरणों के साथ ऑन व्हील हो जाती है। ऑन व्हील मतलब 30 मिनट में निकल जाते हैं बेस से? हाँ, घटनास्थल के लिए रवाना हो जाती है। और फिर तीसरा चरण होता है रेस्क्यू, जिसमें साइट पर पहुंचते ही एडवांस्ड सेंसर्स और रेडार तकनीक द्वारा मलबे में दबे सांस ले रहे पीड़ितों का सटीक पता लगाना और उन्हें बिना और चोट पहुंचाए सुरक्षित बाहर निकालना। सिर्फ 30 मिनट में, मात्र 30 मिनट के अंदर एक पूरी की पूरी ट्रेंड बटालियन अपने डॉग स्क्वाड और इतने भारी इक्विपमेंट्स के साथ ऑन व्हील हो जाती है। ये किसी फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं है। मैं सच में हैरान हूं। इसीलिए मैं शुरू में कह रही थी कि हम बाहर से बैठकर जिस सिस्टम को थका हुआ और धीमा समझते हैं, उसके अंदर की मशीनरी कितनी तेज, कितनी एडवांस और कितनी रिलेंटलेस है, इसका हम आम लोगों को अंदाजा ही नहीं है। सही कह रही हो तुम। मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी शर्त है। क्या शर्त? ये पूरी मशीनरी, ये हजारों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 90 सेकंड का AI डिस्पैच और ये NDRF, ये सब कुछ उस वक्त तक बिल्कुल बेमानी और बेकार है जब तक एक आम नागरिक अपना पहला कदम नहीं उठाता, जब तक वो मदद नहीं मांगता। और इन सभी ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहला कदम होना क्या चाहिए? हमारे लिसनर्स क्या कर सकते हैं? आज ही हर किसी को अपने स्मार्टफोन में 112 इंडिया ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। उसमें तुरंत अपने 3 ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स को सेट करना चाहिए। ये सबसे पहला काम होना चाहिए। इसके अलावा इस इमरजेंसी मैट्रिक्स की जानकारी कि कब 108 मिलाना है और कब 102, इसे अपने परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा करना चाहिए। हम सबको ये याद रखना होगा कि यूपी पुलिस का 7 मिनट रिस्पॉन्स सिस्टम और AI डिस्पैच पूरी तरह से अलर्ट पर बैठे हैं। वो बस एक सही कॉल का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही समय पर सही नंबर पर की गई एक छोटी सी कॉल ना सच में किसी की जिंदगी बचा सकती है। ये वाकई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी जिसने इमरजेंसी सुरक्षा को देखने का मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया है। मैं खुद इस डेटा को देखने के बाद पहली बार किसी सरकारी सिस्टम की तकनीक से इतना प्रभावित हुआ हूँ।
लेकिन इस पूरे एआई और ट्रैकिंग सिस्टम को इतनी गहराई से समझने के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? देखो, आज एआई 90 सेकंड में कॉल्स को एनालाइज कर रहा है बिना किसी इंसान के। डिस्पैचर को बाईपास करके पुलिस की गाड़ियां भेज रहा है। वो बैकग्राउंड में लगातार लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहा है, राइट? हाँ, ये तो सिस्टम का कोर फीचर है, स्पीड बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे मशीन लर्निंग और एडवांस होती जाएगी और इनके पास लोगों का और बड़ा डेटा सेट इकट्ठा होता जाएगा, क्या भविष्य में एक वक्त ऐसा आएगा जब ये डिजिटल सिस्टम हमारे कॉल करने से पहले ही किसी खतरे को भांप लेगा? तुम्हारा मतलब है प्री क्राइम डिटेक्शन? हाँ, क्या एआई लोगों के बिहेवियर को पढ़कर अपराध होने से पहले ही एक प्रेडिक्शन के आधार पर पुलिस की गाड़ी भेज देगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा सच में हुआ तो क्या हम उस अल्टीमेट सेफ्टी या पूर्ण सुरक्षा को पाने के लिए अपनी आज़ादी और अपनी प्राइवेसी का पूरा कंट्रोल इस एआई सिस्टम को सौंपने के लिए तैयार होंगे? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। टेक्निक ने हमें एक आश्चर्यजनक ताकत तो दे दी है, पर उसकी असली कीमत क्या होगी और क्या हम वो चुकाना चाहेंगे? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।